उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की चित्रा राजपूत ने 2024 में डीएमएलटी कंप्लीट कर 2025 में लैब टेक्नोलॉजिस्ट की एम्स सीआरई एग्जाम के साथ राजस्थान एनएचएम के एग्जाम भी क्वालिफाइड करी। चित्रा राजपूत एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के महाराजा बेच 1.0 की स्टूडेंट है और चित्रा ने मात्र 6 महीने की प्रिपरेशन में ये अचीवमेंट हासिल करी। तो चित्रा ने ये कैसे किया, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, उनका क्या शेड्यूल था, आइए जानते हैं चित्रा के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनीषा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। हम आपको मिलवाते हैं चित्रा राजपूत से। हेलो चित्रा, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम। अच्छे हो? तो स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि एम्स सीआरई आपने क्वालिफाइड किया, अपनी मेहनत से अपने एम को आपने अचीव किया। तो चित्रा, सबसे पहले मैं स्टूडेंट को बता देती हूँ कि देखिए, एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के आज के जो स्पेशल सेशन में हम जो एक स्टूडेंट है हमारी चित्रा, तो उन्होंने एम्स सीआरई क्वालिफाइड किया है। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी है, क्या स्ट्रेटेजी उनकी रही है। तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा चित्रा से। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चित्रा, हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपका आप पूरा नाम बता दीजिए और आपने कौन से एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट हमारे सुनेंगे उनको पता रहेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करी है। तो मेरा नाम चित्रा राजपूत है और मैं यूपी के आगरा जिले से बिलोंग करती हूँ। रिसेंटली मैंने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, राजस्थान एनएचएम और सीआरई। तो राजस्थान एनएचएम मेरी 64 रैंक है और सीआरई में मेरी 204 रैंक थी। तो मैं फ्रेशर थी, जैसे कि मुझे लैब टेक अटेंडेंट मिला है। तो मैम, मैंने जो डीएमएलटी है वो अपने आगरा जिले से एसएन मेडिकल कॉलेज से की है। तो मैम, मैंने जो डीएमएलटी है वो दिसंबर 2024 में कंप्लीट की थी। तो मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो जनवरी से स्टार्ट की है। अच्छा, जनवरी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और आगरा जिले से आपने डीएमएलटी किया है या बीएमएलटी? नहीं, डीएमएलटी किया है मैम मैंने। अच्छा, डीएमएलटी आपने किया है, ओके। तो डीएमएलटी आपका कब कंप्लीट हुआ चित्रा? मेरा दिसंबर 2024 में कंप्लीट हुआ है मैम। अच्छा, दिसंबर 2024 में आपका कंप्लीट हुआ, मतलब आप फ्रेशर हैं, आपने फर्स्ट टाइम एमसीआरई की एग्जाम दी है, राइट? हाँ, फर्स्ट टाइम दी थी। अच्छा, तो आपने राजस्थान एनएचएम की एग्जाम पहले दी है या फिर एमसीआरई की पहले दी है? मैम, पहले राजस्थान एनएचएम का हुआ था, उसके बाद सीआरई हुआ है। मगर इनका जो रिजल्ट है उनका डिफरेंस 10 या 20 दिन का है, साथ में ही रिजल्ट आया था दोनों का। अच्छा, तो आप एनएचएम में भी क्वालिफाइड है? हाँ, मैं एनएचएम में भी क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, तो एनएचएम में आपने अभी ज्वाइन नहीं किया? नहीं मैम, जैसे कि मैं यूपी से हूँ, मगर मैं अदर स्टेट के एग्जाम भी देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे मेरी प्रिपरेशन है तो अच्छी होगी, तो मुझे देना चाहिए, तो मैं देती थी। ओके, बहुत अच्छी बात है चित्रा कि आप यूपी से हैं, यस है मैम। ना? फिर आपने एनएचएम की एग्ज़ाम भी दी और एमसीसीआरई की एग्ज़ाम भी दी। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने 2 एग्ज़ाम दी और फर्स्ट टाइम में दोनों को क्लियर किया, तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन उसके लिए। देखो चित्रा, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपने जैसे डीएमएलटी किया है, तो आपने ये फील्ड क्यों चुना? है ना? क्या आपका माइंडसेट था इसको लेके? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। तो मैम, जो डीएमएलटी था, ऐसा था कि मेरे जो मामा जी हैं वो भी एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में लैब टेक्नीशियन है। तो मैंने उनको देखा था जाके, उनका जो जॉब प्रोफाइल मुझे अच्छा लगा, तो फिर मुझे भी लगा कि मुझे ये करना है। तो मैंने किया, फिर डीएमएलटी किया। अच्छा, फिर आपने डीएमएलटी किया। अब जैसे डीएमएलटी आपका कंप्लीट हुआ 2024 में। 24 दिसंबर में हुआ था, जनवरी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई कि 2025 चल रहा है, 2024 में आपका कंप्लीट हुआ दिसंबर में और जनवरी से आपने स्टार्ट किया, मतलब अभी ये 1 ईयर ही हुआ है आपको प्रिपरेशन करते हुए और आपने 2 एग्जाम क्वालिफाइड करी है। बहुत बढ़िया, मैम, शानदार। वो
हाँ। जो सीआरई था वो अगस्त में हुआ था, तो मैंने ओनली 6 महीने के अंदर ऐसा मतलब प्रिपरेशन की, अपनी पढ़ाई की कि मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो एम्स सीआरई का ख़्याल आपके माइंड में कैसे आया चित्रा? क्योंकि जो मेरे सीनियर है ना एमसीआरई से, वो क्वालीफाई किया था उन्होंने 2024 वाला। तो मैंने सुना कि मेरे जो सीनियर सर हैं वो एम्स में जा चुके हैं, तो मुझे लगा कि अगर मेरे सीनियर सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, तो मुझे तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, तो आप पहले कहीं जॉब कर रहे थे या फिर मतलब जॉब करते-करते ही आपने प्रिपरेशन करी या ओनली प्रिपरेशन ही आप कर रहे हो? मैम जैसे कि मैंने बताया जनवरी से स्टार्ट किया, तो रिसेंटली एमपी ग्रुप 5 का आया था उस टाइम पे जो वैकेंसी आई थी, हाँ जी। तो मैंने उनका फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो फिर मुझे लगा पढ़ना चाहिए। मगर मैं हॉस्पिटल्स में भी गई थी जॉब लेने के लिए, तो वहाँ फ्रेशर बच्चों को नहीं लिया जा रहा था। बोल रहे थे कि 6 महीने विदाउट सैलरी करो, उसके बाद तुम्हें रखा जाएगा। तो फिर मैंने नहीं की अपनी पढ़ाई को, मतलब अच्छा, आपने पढ़ाई आगे। को महत्व दिया और एक्सपीरियंस आपने वहाँ से नहीं लिया चूँकि आप फ्रेशर भी थे और वहाँ पे आपको नहीं लिया जा रहा था, ओके। तो फिर एम्स सीआरई में तो जैसे बहुत सारी में एक्सपीरियंस भी माँगते हैं ना बहुत सारी पोस्ट पे। हाँ मैम, अब एक्सपीरियंस भी माँगते हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए साथ में, जो कि मैंने बहुत गलत किया। तो एक्सपीरियंस लेने के साथ-साथ भी प्रिपरेशन की जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अच्छा। एक्सपीरियंस लेना मैंडेटरी है। अच्छा, हाँ, वो तो है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन देखो मैं खुद अगर मेरी बात करूँ ना, तो मेरा भी जैसे कंप्लीट हुआ था, मैं भी फ्रेशर ही थी जब मैंने एग्ज़ाम दी थी। पर मैंने क्या है ग्रुप 5 की एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें मेरे को एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन एम्स और सीआरई में रिक्वायरमेंट होता है। तो हाँ, फिर होता है। आपने कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? लैब टेक्नीशियन के लिए ही ना? हाँ, लैब अटेंडेंट मिला है मैम, उसमें ओनली फ्रेशर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो डीएमएलटी हैं और प्लस 12th साइंस से की है, वो बच्चे लैब अटेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो लैब अटेंडेंट में मिला होगा फिर आपको क्योंकि आप फ्रेशर हो ना इसलिए, तो उसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। ओके, अब देखो मतलब एम्स सीआरई से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था? आपने मतलब क्या सोचा जैसे आप एमसीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि मैं एक बार में क्लियर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? ऐसे करके आपके मन में कुछ विचार आए होंगे शायद? हाँ मैम, कभी-कभी लगता था पता नहीं होगा या नहीं होगा, फिर करना ही था तो मैं करती चली गई। और एमपी ग्रुप 5 का मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने आपको भी मैसेज किया था कि मैम मेरा नहीं हुआ है। फिर आपने भी मुझे मोटिवेट किया कि कोई नहीं, एक ही एग्ज़ाम था और भी एग्ज़ाम आएँगे, तैयारी जी। करो अच्छे से हो जाएगा। तो फिर मैंने आगे भी तैयारी स्टार्ट रखी। हाँ, तो अच्छी बात है मतलब स्टूडेंट को यहाँ से एक सीखने को मिलती है चीज़ कि अगर आप एक एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं आपको और भी बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बस अपनी प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखनी है ना? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ से चित्रा से आप सभी स्टूडेंट को यही सीखने को मिलता है, देखो चित्रा ने 2 एग्ज़ाम क्लियर करी है, एनएचएम भी क्लियर किया है और एमसीआरई भी क्लियर किया है। तो ये कैसे संभव हो पाया कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को महत्व दिया, इन्होंने कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन किया। अब चित्रा आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट से मतलब कैसे जुड़े? कैसे आप हमारी महाराजा बेच तक पहुँचे? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। जैसे कि मैम मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। इतने सारे पैसे नहीं थे मेरे पास भी बैच लेने को, मगर एक सीनियर हैं मेरे, जो उन्होंने मुझे बोला था कि ये बैच काफ़ी अच्छा है, इससे पढ़ो, तुम बिगिनर हो, तो ये मैम अच्छे से पढ़ाती हैं, बेसिक टू एडवांस पढ़ाती हैं। तो उन्होंने मुझे अपना बैच दिया था पढ़ने के लिए, तो फिर मैंने आपसे वहाँ से पढ़ा था। अच्छा, आपके सीनियर ने भी महाराजा बैच जॉइन किया हुआ था और वही बैच उन्होंने आपको भी दिया पढ़ने के हाँ। लिए। ओके, तो आपको क्या डिफरेंट लगा मतलब जब आपने क्लासेस देखी, तो क्या अलग लगा आपको उसमें? जैसे कि मैम काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम इतना पैसा क्यों खर्च करें, हम तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। पर यस। मुझे लगता है अगर वो बिगिनर हैं तो उन्हें बैच लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा सिलेबस, हमें इतना सिलेबस होता है कि हम यूट्यूब पे नहीं ढूँढ सकते, टाइम वेस्ट हो जाता है इतना। तो हमें महाराजा बैच में एक साथ पूरा सिलेबस मिल सकता है, वहाँ से हम अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं एक साथ, तो वो अच्छा रहता है बिगिनर्स के लिए। तो उन्हें जॉइन करना चाहिए। आपने कब जॉइन किया महाराजा बैच मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी तभी कर दिया था क्या जनवरी में?
जनवरी में ही किया था मैम मैंने। अच्छा, जनवरी में आपने बैच ज्वाइन किया था और फिर महाराजा बैच से ही आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी। हाँ, पहले मैं ट्रेनिंग टाइम पर यूट्यूब से पढ़ती थी। ऐसे ही जो मतलब टॉपिक्स थे वो यूट्यूब से सर्च करके पढ़ती थी। तो मेरा काफी टाइम उसमें जाता था और कुछ समझ में नहीं आता था कि कौन सा टॉपिक मेरा छूट रहा है, कौन सा मुझे पढ़ना चाहिए, कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो बिगनर्स के लिए ये सारी चीजें थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए एक बैच मिल जाता है तो हमें ये समझ में आता है कि कितना हमें पढ़ना है, कितना डीपली पढ़ना है, वो सारा अच्छे से एक जगह से पढ़ सकते हैं। ओके, मतलब कुल मिला के सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है और हाँ, बेच में बहुत क्या है, ज़रूरी। बेच का एक ही बेनिफिट होता है कि उसमें आपको सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली मिल जाती है। तो एक तो ढूँढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है और जब बहुत सारी क्लासेस एक ही टॉपिक की आपके सामने रहती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। अब यहाँ क्या है बेच के अंदर जैसे आपको पूरा एक सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट वाइज़ सारे टॉपिक मिल जाते हैं, उनके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी ईज़ी मतलब हो जाता है आपको सिलेक्शन लेना। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आपने बेच ले भी लिया लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ नहीं रहे हैं डिसिप्लिन से तो उसका कोई मतलब नहीं कोई है ना? मतलब नहीं। हाँ, तो अब जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन करी, महाराजा बैच जॉइन किया, तो मतलब कैसे आपने अपनी स्ट्रैटेजी रखी, कैसे आपने तैयारी अपनी शुरू करी, कैसे आप पढ़ती थी, कैसे सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किए, कैसे आपने प्रैक्टिस करी, कैसे रिवीजन किया? तो मैंने जो अपनी जो प्रिपरेशन है 5 स्टेप में पूरी की थी। सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मुझे सारा सिलेबस कवर करना है, अच्छे से उसको नोट्स बनाने हैं। दूसरा स्टेप था मेरा कि मुझे उसको याद करना है, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है अच्छे से। तीसरा मेरा स्टेप था जो भी पॉइंट मेरे थ्योरी में छूट गए हैं उन्हें एक पेज पर नोट करना है, जो भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। चौथा मेरा स्टेप था कि एमसीक्यू देखने हैं, क्योंकि जो सारे पॉइंट छूट जाते वो एमसीक्यू के थ्रू कवर हो जाते हैं। और मेरा पांचवा स्टेप था मॉक टेस्ट। अगर हमने 4 स्टेप अच्छे से पढ़े हैं अपनी ईमानदारी से, तो उसका रिजल्ट हमें 5वें स्टेप में यानी कि मॉक टेस्ट में आराम से पता चल जाता है कि हम कितना पढ़ा है, हमने कितना अच्छे से रिवाइज किया है, वो सारी चीजें। ओके, मतलब अगर सिलेक्शन लेना है तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आपको वीडियो हाँ, लेक्चर सारी भी चीजें देखना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन एक बहुत ही बेहतर हो जाए। आपका एक उससे कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बिल्ड होता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से किया है, आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया है, तो एक प्रेशर नहीं रहता है आपके माइंड में, है ना? अब जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे तो आपकी क्या कंडीशन थी? जैसे आपने टाइम कैसे मैनेज किया वहाँ पे? आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था? टाइम टाइम तो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, उसके थ्रू थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश की थी, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया था वहाँ पे। तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी टाइम मैनेजमेंट करने में। और बाकी थोड़ी घबराहट सी होती है तो उसे हर स्टूडेंट को होती है, तो मैंने उसे कंट्रोल किया और सिर्फ फोकस किया कि मुझे अच्छे से एग्जाम देना है। मेरे 6 महीने की प्रिपरेशन है, आज मुझे रिजल्ट लेना है। तो अच्छा तो बस यही सोच के ओके, तो कैसा रहा था आपका पेपर? आपने दिया ना, तो लेवल कैसा लगा आपको पेपर का? हाँ मैम, लेवल इजी टू मॉडरेट था, इतना हाई नहीं आया था। 2025 में काफी अच्छा था। 5 सेक्शन रहते हैं ना एमसीसीआरई में? 5 सेक्शन रहते हैं, पांचों सेक्शन को अच्छे से मतलब 1 बाय 1 ओपन होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ सारी चीजें देखनी पड़ती है वहां पे एग्जाम हॉल एक में। सेक्शन ओपन होता होगा, जैसे ही टाइम खत्म होता होगा और दूसरा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता होगा, राइट? यही स्टार्ट हो जाए। होता होगा, है ना? हाँ, अब जैसे एग्जाम से पहले आपने रिवीजन भी किया होगा प्रॉपर पूरा, प्रॉपर किया था मैम। है ना? सारे जैसे सिलेबस को एक साथ याद रखने के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि सारा सिलेबस मुझे एक साथ याद रहे इसके लिए। अच्छा, तो नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली शॉर्ट नोट से, रिवीजन में, है ना? तो सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि आपको सारा काम करना पड़ेगा, है ना? और शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम केवल लेक्चर देख लें और नोट्स ना बनाएँ, तो फिर वो आपको रिवीजन में दिक्कत करती है।
क्योंकि हाँ, आपको बिल्कुल। हर बार अपना टाइम आप वीडियो में नहीं गवा सकते। जो चीज़ आपकी 5 से 10 मिनट, 15 मिनट में हो जाती है, उसके लिए आपको 1 घंटा ना बिगाड़ना पड़े, राइट? अब जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ, है ना, आपको पता चला भई आपका रिज़ल्ट, तो आपका सबसे पहले माइंड में क्या थॉट आया? सबसे पहले आपने किसको बताया था रिज़ल्ट के बारे में? अभी तो मेरे घर पे किसी को नहीं पता, बस मेरे भाई को पता है क्योंकि वो मेरा एग्ज़ाम दिलाने गए थे। तो मैं अपनी मम्मी-पापा को बताना नहीं चाहती, दिखाना चाहती हूँ अपना जॉइनिंग लेटर कि मेरा हो गया है और छोटे से गाँव की लड़की आज एम्स ऋषिकेश में जाएगी। तो मैम बहुत आपकी वज़ह से ये पॉसिबल हो चुका है। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी इसके लिए। देखिए ये आपकी मेहनत है ना? हम बस आपको गाइड कर सकते हैं। एक टीचर का मतलब यही रोल होता है कि वो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सके कि आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन आपने उसको ईमानदारी से पढ़ा, ये अच्छी बात है। आपने अपने माता-पिता के जो सपने हैं उसको पूरा किया, आपके सपनों को पूरा किया और आपने अभी तक माता-पिता से ये बात छुपाई रखी ताकि आप उनको और भी ज़्यादा खुशी दे सकें डायरेक्टली जॉइनिंग लेटर देके, है ना? तो अभी आपकी जॉइनिंग लेटर तो नहीं आया है, अभी यही वाली एग्ज़ाम दी थी ना आपने लास्ट वाली? यस मैम, अभी डीवी भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी जनवरी में डीवी हो जाएगा, उसके बाद जॉइनिंग लेटर आएगा। अभी डीवी होना बाकी है, तो चित्रा अपने सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर रखिएगा अच्छे से, है ना? और बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से अपना डीवी देकर आइए, फिर जॉइनिंग लेटर भी मिलेगा और हमें भी बहुत खुशी है इस बात की कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीआरई क्लियर किया, महाराजा बैच जॉइन करके ये आपने किया और कितनी आपकी 1 साल की प्रिपरेशन है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है ना अभी प्रिपरेशन को? 1 साल मैम एग्ज़ाम अगस्त में ही हो गया था, तो आप 6 महीने की समझ लीजिए क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था ना। हाँ, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ तो आपको जनवरी 6 से मंथ ही हुए हैं प्रिपरेशन में। जनवरी से स्टार्ट किया था, अगस्त में एग्ज़ाम दिया था, तो क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है कि ये ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं जब जैसे मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट को लगता है कि यार हम इतना पैसा दे रहे हैं तैयारी कैसे करेंगे होगा या नहीं होगा लेकिन देखो ये एक इन्वेस्टमेंट है शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको लाइफ टाइम रिटर्न देता है वैसे तो चित्रा मतलब इसमें ऐसा रहता है एमसीसीआरई में कि आप बहुत सारे स्टूडेंट मतलब ऐसा सोचते हैं कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, तो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एमसीआरई को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो आप अपने हिसाब से क्या उनको कहना चाहेंगे कि कैसे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए? थोड़ा-सा उसको उनको गाइड कीजिए स्टूडेंट को, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके, उनके माइंड से थोड़ा स्ट्रेस बर्डन कम हो सके, कि वो भी ईज़िली एमसीआरई क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन किन-किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दिया था उससे पहले काफ़ी मेरे सीनियर्स ने एग्ज़ाम दिया तो उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे काफ़ी डरा दिया था कि एमसीआरई तुमसे क्लियर नहीं होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है, पर मुझे करना था। तो मैंने प्रिपरेशन करती रही कि मुझे करना ही है, तो इतना मतलब डिफ़िकल्ट भी नहीं है, अगर आप प्रिपरेशन सही से करते हो तो। आराम से सीआरई निकल जाएगा। मेरा 6 मंथ में निकल गया। एक मैं भी टॉपर लड़की नहीं हूँ, मीडियम लेवल की पढ़ने वाली लड़की हूँ यूपी बोर्ड से। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो मैम ने हिंदी में अच्छे से सारे लेक्चर्स को क्लियरली बताया है। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैम का ज़रूर बैच जॉइन करें। क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगा था क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, तो 12th के बाद ही मैंने डीएमएलटी किया था, तो मुझे सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ना इतना समझ में नहीं आता था। तो मैंने आपसे पढ़ा फिर मुझे धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगी, क्वेश्चन समझ में आने लगे, तो इस तरीके से मैंने कर लिया। तो तो बैच जॉइन प्रिप करने के बाद आपने खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट देखा? हाँ मैम, इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ क्योंकि मैं यूट्यूब से पढ़ती थी, फिर बैच लिया, बैच से मैंने सारा सिलेबस कवर किया, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छूटा। मेरा जो इम्पोर्टेंट था, एक तरफ से मैंने सारा सिलेबस कवर किया, फिर एमसीक्यू, रिवाइज़ ये सारे स्टेप फॉलो किए और मॉक टेस्ट लगाती थी एग्ज़ाम से पहले, तो अच्छा कॉन्फिडेंस आता था मुझे कि हाँ, मेरा 3
300 या 400 के आसपास रैंक बन जाएगी, मुझे ऐसा लगता था, पर ओके। हो गया मेरा। अच्छा, आप पहले ही माइंड सेट करके बैठे थे कि मुझे एक बार में क्लियर करना ही है ना? और यही करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के लिए। अगर वो क्योंकि मैम पहले स हाँ, बोलिए। क्योंकि लड़कियों को मैम इतना टाइम नहीं दिया जाता घर से, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ। क्योंकि मुझे निकालना ही था, जॉब जल्दी लेनी ही थी, क्योंकि लड़कों को टाइम तो मिल जाता है मगर लड़कियों को नहीं मिलता है। तो मैंने ये सोच लिया था कि 2025 में मैं पूरी साल मेहनत करूंगी। मैं एग्जाम मुझे निकालना ही है, मुझे जॉब लेनी ही है। तो बस करती रही करती रही। अच्छा, तो आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ गाँव से ही करी है? हाँ, मैंने गांव से ही पढ़ाई की है, और आगरा में लोकल लोकल में आगरा जाके ही मैंने डीएमएलटी की है। अभी तक कहीं बाहर नहीं गई हूँ। अब पहली बार एम्स ऋषिकेश जाऊंगी। मुझे नहीं, काफी नहीं, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको। और एमएलटी एजुकेशन पॉइंट हमेशा आपके साथ में है। आपको कभी भी हेल्प की नीड हो तो आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं, है ना? कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप आराम से मतलब बहुत आगे जा सकती है अगर इसी तरीके से आप अपनी आगे भी अगर आपके कोई और एम हो, है ना? बहुत सारे रहते हैं जीवन में, जैसे आपने एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आगे और कुछ सोच रखा है कि मैं ये करूँगी, तो आप बस आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति तो आप बहुत अच्छा करेंगे, है ना? देखिए, अब जैसे मैं बात करूँ कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस ड्यूरिंग आपको कौन-कौन सी परेशानियाँ आई? थोड़ा-सा उनके बारे में बताइए, जिनको स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैम जब मैं एमसीक्यू लगाती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि एमसीक्यू मुझे कहाँ से लगानी चाहिए। जैसे कि आपकी भी तब बुक नहीं आई थी, तो मैं सोचती थी एमसीक्यू मुझे कहाँ से लगाने चाहिए, तो मैं एमसीक्यू थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हुई थी। वो ऑनलाइन वीडियो में तो मिल जाते हैं, मगर ऑफलाइन जो पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो वैसे तो मैंने ऑनलाइन सारी वीडियो देख रखी थी आपकी यूट्यूब से। तो एमसीक्यू भी देखनी चाहिए सारे बच्चों को। और नोट्स, ज्यादातर लोग अपने जो नोट्स हैं प्रॉपरली नहीं बनाते हैं, जिससे उन्हें दिक्कत होती है। तो एक बार प्रॉपरली अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जो भी एग्जाम होगा बार बार आपको उससे रिवीजन करने को मिलेगा, तो वो सही रहता है। नोट्स बनाने चाहिए। अच्छा, आप लाइव क्लास भी जॉइन करते थे और उससे आपको क्या हेल्प मिली? लाइव क्लास में मैम ऐसा रहता है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप तुरंत पूछ सकते हो। लाइव क्लास भी ज्वाइन करनी चाहिए। वैसे तो मेरा कोई डाउट आता तो मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर मतलब ऐप पे ही डाल देती थी, तो आपका रिप्लाई मिल जाता था मुझे। अच्छा, ओके। आपने लाइव सेशन सारे जॉइन किए थे? हाँ, कभी कभी नहीं हो पाता तो मैं बिना लाइव के भी वीडियो देखती थी, कभी कभी लाइव भी आती थी। अच्छा, अच्छा, ओके। तो चित्रा, आपका मतलब फैमिली सपोर्ट कैसा रहा जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? कौन आपको मोटिवेट करता था? कहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता था? फैमिली सपोर्ट में मुझे अच्छा रहा है हमेशा से। मेरी मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते थे, तुम करो, अच्छा कर लोगी। जैसे कि मैम आपने कहा कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था, तो मुझे जो अपने गांव मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे ही मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि वो पापा जी से हमेशा बोलते थे लड़की है क्यों पढ़ा रहे हो, शादी वादी कर दो। तो उन्हें मुझे लगता था कि इन्हें कुछ करके ही दिखाना है मुझे। तुम एक वहां से मुझे मोटिवेशन मिलता था कि मुझे करना है, कुछ अच्छा करना है। तो मेरे मोहल्ले में शायद मैं पहली लड़की हूँ जो गवर्नमेंट जॉब लेगी। अच्छा, आपके मोहल्ले में आप पहली हो जिसने गवर्नमेंट जॉब ली है, और वो भी एम्स सीआरई, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एम्स सीआरई सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है। पेपर का लेवल भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है, और आप फ्रेशर हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो बाकी के स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा है, जो डीमोटिवेट होते हैं कि हम कर पाएँगे या नहीं कर पाए हैं, गए जो 2-2 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, है ना? किन-किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, ये आपने बहुत ही अच्छी से क्लियरली बताया, है ना? अब जैसे कि मैम मैंने एमपी ग्रुप 5 का पहला एग्जाम दिया था, नहीं क्लियर हुआ। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, मेरी प्रिपरेशन में ऐसे क्या छूट गया जिससे मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने उस टाइम पर मुझे पता था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुझे क्लियर एग्जाम नहीं हुआ है। तो मैंने फिर पूरा प्रॉपरली नोट्स बनाए थे,
पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया था। जो सारे स्टेप थे वो मैंने सारे स्टेप फॉलो किए पूरी ईमानदारी से, तब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो आपका लास्ट टाइम पे कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं रहा जो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये सब्जेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर छूट गया है, इस सब्जेक्ट से मैंने काफ़ी कुछ कंटेंट मिस कर दिया है, या फिर आपने पूरा ही सिलेबस कवर किया? हाँ, पूरा सिलेबस कवर किया था मैंने, कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ पढ़ा था। जो एमएलटी एजुकेशन पॉइंट से सब मिला, सब पढ़ा, बाकी एक्स्ट्रा भी थोड़ा पढ़ा इधर-उधर से। तो मैंने कुछ छोड़ना नहीं चाहा क्योंकि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही था कैसे भी, कितनी मेहनत मतलब मेहनत पूरी अपनी लगन से करनी थी कि मेरा कुछ भी ना रहे, सब अच्छे से हो जाए। वैसे मेरा वीक जो सब्जेक्ट है वो बायोकेमिस्ट्री रहता है, पर मैं उसे बार-बार पढ़ती हूँ तो ठीक-ठाक हो जाता है वो भी। अच्छा, अगर कोई वीक भी लगता हो सब्जेक्ट, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली पढ़ो तो वो सब्जेक्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हाँ, अब एम्स सीआरई में अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो किस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कौन से सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, या कोई सा ऐसा सब्जेक्ट जिससे कम क्वेश्चन आए, या किसी से ज़्यादा आए, या किसी से बिल्कुल भी नहीं आए? तो मैंने जैसे देखा था कि ब्लड बैंक और एनाटॉमी से थोड़े कम क्वेश्चन बने थे और पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। सबसे ज़्यादा डायग्राम को लेकर क्वेश्चन बने थे। तो मैम डायग्राम भी देखना ज़रूरी है, तो सारे बच्चों को डायग्राम्स भी देखने चाहिए। तो डायग्राम से इतने सारे क्वेश्चन बने थे, पैथोलॉजी में काफ़ी सारे क्वेश्चन और माइक्रोबायोलॉजी से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। अच्छा, माइक्रो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने, क्योंकि माइक्रो चित्र एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो एक दो क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से बन गए, कुछ बैक्टीरियो से बन गए, कुछ पैरासाइटों से बन गए, तो उसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी तो स्टूडेंट को सारे ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि माइक्रो से ही पूछा जाए, ज़रूरी ये भी नहीं है कि केवल बायोकेमिस्ट्री से ही क्वेश्चन अराइज हो, है ना? तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी आपने करी है, स्टूडेंट को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने अभी मतलब इतने कम टाइम में प्रिपरेशन करी। अच्छा, आप जो स्टूडेंट एम्स सीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो महाराजा बैच को लेकर आपका क्या सजेशन है? मेरा महाराजा बैच से सजेशन है कि उन्हें लेना चाहिए क्योंकि उन्हें महाराजा बैच में मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं और सारे लेक्चर्स एक साथ में मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात लगती है मैम कि आप बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हो तो बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में आपसे और सारी चीज़ें आप समझाते हो हिंदी टू इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में। तो मुझे लगता है कि बच्चों को जॉइन करना चाहिए और 1.2 में तो अब आप बुक भी दे रही हो एमसीक्यू, तो वो बुक्स भी लेनी चाहिए एमसीक्यू की, तो उन्हें जॉइन करना चाहिए, काफ़ी अच्छा बैच है। अच्छा, पहले बुक भी नहीं था, अब तो बुक भी आ चुका है, तो स्टूडेंट को और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में। हेलो, आवाज़ आ रही है चित्रा? यस मैम, आ रही है। हाँ, ओके। तो ये आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है, और आप चित्रा जो है हमारे बाकी के स्टूडेंट के लिए, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आपकी ये स्ट्रेटेजी जान के भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने कम टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, और उन स्टूडेंट के लिए भी जो ये सोचते हैं कि हम इतने कम टाइम में कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते हैं, सही स्ट्रैटेजी अगर आपकी होती है, अगर डिसिप्लिन से करते हैं, तो बिल्कुल आप एम्स सीआरई क्या कोई से भी एग्ज़ाम ईज़िली निकाल सकते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट डीवी है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, और बाकी के स्टूडेंट जो एम्स सीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि चित्रा, आपको भी पता है कि एम्स सीआरई हमें ज़्यादा टाइम नहीं देती है एग्ज़ाम के लिए। एटलीस्ट मतलब 1 मंथ में आपकी एग्ज़ाम हो गई होगी। यस मैम, 1 मंथ में हो गया था। हाँ, 1 मंथ में आपको एग्ज़ाम हो गया था। अब आपने जनवरी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो जब तक एमसीआरई की एग्ज़ाम आई, तब तक आप उसको लेके पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगी।
यस मैम, मैंने 4 से 5 मंथ में अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया था, नोट्स भी बना लिए थे। फिर 1 मंथ मैंने उसको रिवाइज़ किया, शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे-जैसे सीआरई आ गया था उसके थ्रू मैं एमसीक्यू देखने लगी। सारे एमसीक्यू देखती थी और एक शाम को मॉक टेस्ट लगाती थी। ओके। तो चित्रा, आपको फिर से एक बार और दिल से बधाई और शुभकामनाएँ। और जब आपके माता-पिता को आपके इस अचीवमेंट के बारे में पता चलेगा, तो उन्हें बहुत खुशी होगी और इसके लिए हमें भी बहुत खुशी है कि आपने मतलब बहुत अच्छा कर दिखाया बहुत कम समय में। और जैसा कि आप बताते हैं कि आप आपके मोहल्ले की पहली लड़की है जिसने गवर्नमेंट जॉब ली है और एमसीआरई क्वालीफाई किया है, और आप अब आगे जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी भी हैं। ऋषिकेश मिला है ना आपको? यस मैम। अच्छा, ऋषिकेश आपको मिला है। तो कभी आपको अगर समय मिले तो आप ज़रूर पधारिएगा। एमएलटी एजुकेशन पॉइंट आपके स्वागत के लिए हमेशा रेडी रहेगा। और एमपी में हम रहते हैं, तो अभी अगर आपका कभी एमपी मंदसौर के साइड में आना हो तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी के स्टूडेंट, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चित्रा के इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप ये जो सेशन है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चित्रा, मिलते हैं फिर कभी। आपको अगर समय मिले तो आप बिल्कुल आइएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम कांटेक्ट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।